गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये एमसीक्यू का दूसरा सेगमेंट है जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट सेगमेंट आपको मिल चुका है और ये सेकंड सेगमेंट है, इसको ध्यान से सुनिए और फिर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इंसेक्ट्स एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू। देखो, इंसेक्ट के अंदर अगर गैस का एक्सचेंज होगा, मतलब ब्रीदिंग के टाइम पे या रेस्पिरेशन में, तो वो स्पिकल्स एक ऑर्गन है जिस स्पिकल से वो करता है। ठीक है, गिल्स से नहीं होगा, वो तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होते हैं। फिर लंग्स और स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर होते हैं। लंग्स जो भी मैमल्स है इसके अंदर होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है थ्रू व्हिच ट्यूब डज एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम द विंड पाइप। विंड पाइप, अच्छा, कौन से ट्यूब के थ्रू लंग्स में वो एंटर करता है? जो हवा विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाता है तो वो फिर किस ट्यूब के थ्रू जाता है? तो एक ब्रोंकाई हम लोग पढ़े थे, ब्रोंकाई था, ब्रोंक्यूल्स था, एक्सचेंजेज हो रहा है एल्वोलाई के अंदर हो रहा है। तो ब्रोंकाई के थ्रू वो क्या होता है? विंड पाइप बट जाता है छोटे छोटे ट्यूब्स में जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, तो वहाँ ब्रोंकाई के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, where in the respiratory system does oxygen from the air breathed in pass into the blood? अच्छा, ब्लड में अभी फर्स्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? गैसेज का एक्सचेंज, अगर हम बात करें गैसेज का एक्सचेंजेज कहाँ पे होता है? कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर लिया जाता है और ऑक्सीजन को दे दिया जाता है? तो वो करता है कहाँ पे? एल्वोलाई के अंदर, जो एक छोटा छोटा गांठ के जैसा राउंड शेप में था, वो एल्वोलाई के अंदर होता है। और वो वहीं पे जाके बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज वहाँ पे होते हैं जहाँ पे गैस का एक्सचेंजेज होता है। तो थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा? एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा वो एल्वोलाई के अंदर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के रेस्पिरेशन में कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, इट रिलीज एनर्जी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी मिलता है, जो हम लोग बात किए थे 38 एटीपी। इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, ऐसा नहीं है। कोई भी एनिमल्स है वो दिन और रात हमेशा ब्रीदिंग करता है, रेस्पिरेशन उसके बॉडी में हमेशा चलता है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल डे एंड नाइट, मतलब जब तक उसका लाइफ है, जब वो बॉर्न हुआ है और जब वो डेड करेगा, इस दोनों पीरियड में के बीच में जब तक वो लाइफ जी रहा है तब तक उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो ये हमारा गलत बात है, ये दिन में नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सही है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, बिल्कुल भी नहीं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, विदाउट ऑक्सीजन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलता है। ठीक है, जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सी नंबर क्वेश्चन का जो सी नंबर ऑप्शन है वो देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज मोर देन एरोबिक, नहीं, एरोबिक से ज़्यादा नहीं। एनएरोबिक में बस 2 एटीपी की बात किए थे हम लोग, 36 एटीपी, सॉरी, एनएरोबिक के अंदर 2 एटीपी बनेगा, बाकी का 36 एटीपी एरोबिक के अंदर बन रहा था। ठीक है, तो एनर्जी भी ज़्यादा नहीं मिल सकता है इसमें, ये भी गलत है। समटाइम इट अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, ये बात सही है, कभी कभी हमारे बॉडी में भी होता है। हम लोग पढ़े थे जब हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा कोई अगर वर्कआउट करते हैं और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे हमारा जो मसल्स है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, जिससे हमें दर्द होता है, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो बी का 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द, गैस का एक्सचेंज प्लांट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है ना, रूट बट ये सब नहीं होगा ऑप्शन। स्टोमेटा क्या करता है? गैसेज का एक्सचेंजेज करता है, साथ में जो एक्सेस वाटर है उसको भी इन्वायरमेंट में जो रिलीज करेगा वो स्टोमेटा के थ्रू ही करता है। तो ये भी आंसर इसका हो जाएगा स्टोमेटा।
ठीक है। ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज, यहाँ पे एनर्जी कहाँ किस प्रोसेस में रिलीज होता है, तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में कोई एनर्जी नहीं, बस गैस आया और बाहर एक्सेल इनहेल हम करते हैं। इंटरनल रेस्पायरेशन के अंदर ये सेलुलर रेस्पायरेशन भी हो गया और इंटरनल रेस्पायरेशन के अंदर हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, ठीक है। इनहेल एक्सेल ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का ही पार्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों बी आंसर सही है। विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। कंबसन इज फास्टर प्रोसेस देन रेस्पायरेशन, ये बात गलत है। कंबसन इज फास्टर प्रोसेस देन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन से ज़्यादा फास्टर होता है, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। कंबसन अकर एट हायर टेम्परेचर देन रेस्पायरेशन, ये भी बात सही है। इसमें कह रहा है कि कौन ट्रू नहीं है, तो कंबसन फास्टर है, सही बात है, गलत नहीं है। अब सी नंबर ऑप्शन पर हो, इन कंबसन एनर्जी इज रिलीज इज सेवरल स्टेप वेयर एज इन रिस्पायरेशन इट इज रिलीज इन अ सिंगल स्टेप, रेस्पायरेशन में क्या सिंगल स्टेप में निकल होता है, नहीं ऐसा नहीं है, 2 स्टेप में हो रहा था वहाँ पे भी। और कंबसन में एनर्जी जो रिलीज होगा वो सेवरल स्टेप, कंबसन में एक ही स्टेप में निकल जाएगा, तो ये उल्टा लिख दिया, ये इसी की वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ह्यूमन एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ह्यूमस एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक फॉर्म द, अच्छा यहाँ क्वेश्चन है ह्यूमस और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स रॉक का वो क्या बनाएगा, तो जब जैसे ही ह्यूमस आया तो ह्यूमस कौन सा टॉप फर्टाइल सॉइल बना रहा है, और टॉप फर्टाइल सॉइल मतलब ऊपर वाले लेयर्स को बोल रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाला लेयर हमारा ए हॉरिजन के अंदर आ जाएगा, तो ए हॉरिजन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए हॉरिजन के अंदर ही ऊपर में हमारे पास ह्यूमस होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, तो ए हॉरिजन आंसर। व्हिच ऑफ दिस हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल, इसमें से सबसे छोटा, तो क्ले के पास सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो भी पार्टिकल होंगे वो बहुत ही छोटा होता है। इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो ग्रेवल का सबसे बड़ा, सैंड उससे छोटा, उस स्टिल्ट भी बहुत छोटा होता है, पर क्ले सबसे ज़्यादा छोटा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, अच्छा कॉटन को ग्रो करने के लिए किस टाइप के सॉइल की ज़रूरत होती है, कॉटन ग्रो कहाँ होता है, तो यहाँ पे जो सॉइल है वो हो सकता है, आप इसको बस डायरेक्टली वन वर्ड आंसर में याद कर लो, सैंडी लोम, सैंडी सॉइल हो और लोमी सॉइल दोनों का अगर मिक्सचर है तो उस जगह पे कॉटन सॉइल, कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज डज नॉट कॉज वेदरिंग, वेदरिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देखो विंड स्पीड वेदरिंग होता है उससे, मतलब सॉइल को अपने साथ उड़ा के ले जाना, वेदरिंग का मतलब एक्चुअली में ये हुआ कि जो रॉक है वो रॉक टूट के सॉइल बन रहा है, ठीक है, तो वेदरिंग करता है कौन, विंड कर रहा है। फ्लोइंग वाटर बहुत ज़्यादा करता है वेदरिंग। फ्रीजिंग ऑफ रेन वाटर ये भी वेदरिंग का काम करता है, जैसे ही होल्स बन गए हैं, क्रैम्प्स क्रैक्स है, तो उस क्रैक्स में जब वाटर भर जाएगा और वो फ्रीज कर जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगा, पर क्लाउड वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, वाटर परकोलेटिंग इनटू द सॉइल कलेक्ट्स ओवर, अच्छा वाटर जो परकोलेट करेगा सॉइल के अंदर वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, तो ए हॉरिजन में होता नहीं है, बी हॉरिजन में भी नहीं, और ना ही सी हॉरिजन में जाकर कलेक्ट होता है। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर हम सॉइल के अंदर की बात करें तो सी हॉरिजन से ऊपर अगर बी हॉरिजन है तो इसमें रिसाव जहाँ पे होगा, जहाँ छोटे छोटे होल्स होंगे उसमें जाके जमा होता है, तो ये पूरे में मिक्स होता है, इसलिए नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, वाटर लॉगिंग कैन बी एक्सपेक्टेड इन सॉइल व्हिच इज रिच इन, अच्छा वाटर लॉगिंग जहाँ पे पानी जमा हो जाएगा तो ऐसा सॉइल होना चाहिए जो वाटर को रिसने ना दे, मतलब सिपिंग नहीं हो सकता है पानी का, सीपेज अगर नहीं होगा तो पानी जमा हो जाएगा, और वैसा सॉइल कौन सा करता है, क्लेई सॉइल जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हो, क्लेई सॉइल वाटर को अंदर की तरफ जाने नहीं देगा, इतना फाइन इसका पार्टिकल होता है, इतना पतला होता है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे तो इसके पार्टिकल्स बहुत ही पतले होते हैं जो एक दूसरे से
आपस में मिले होंगे और इसके अंदर सॉइल इसके अंदर वाटर जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा सकता है, रिस नहीं सकता है, तो वाटर लॉगिंग होगा। पैडी ग्रोन बेस्ट इन, किस सॉइल में पैडी बहुत ज़्यादा होता है? क्लेई सॉइल में बहुत ज़्यादा पैडी होता है। क्लेई सॉइल क्योंकि इसको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए तो पैडी को, तो इसी वजह से क्लेई सॉइल वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकता है, जाने नहीं देगा नीचे। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस को कौन अफेक्ट नहीं करता है? डी ऑप्शन देखो, विंड, विंड से क्लाइमेट अफेक्टेड होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, कितना डिस्टेंस से हम सी से हैं। डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, पर लॉन्गिट्यूड से कोई लेना देना नहीं है हमारे क्लाइमेट का, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू सी रेप्टाइल्स? मतलब किस टाइप के क्लाइमेट में रेप्टाइल्स नज़र नहीं आएंगे? रेप्टाइल जो रेंग रेंग के चलने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल ठंड वाले इलाके में या वेरी कोल्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि जो स्नैक्स होते हैं हमारे यहाँ पे जो कोल्ड रीजन आएगा, कोल्ड वेदर के टाइम पे वो हाइबरनेट कर जाते हैं, और जब कोल्ड ख़त्म होगा और जो हमारा समर सीजन आता है तो उस टाइम पे वो बाहर निकलता है, या रेनी सीजन के अंदर हम देखते हैं जो भी रेप्टाइल्स है वो बाहर घूमते रहते हैं। तो जो वहाँ पे वेरी कोल्ड है उस जगह पे रेप्टाइल्स को एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है। 18 नंबर, व्हिच ऑफ दिस इज स्पेशली एन एडेप्टेशन फॉर कोल्ड क्लाइमेट? अब देखिए, कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट करने के लिए स्वेटिंग होना, अच्छा पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो जहाँ पे कोल्ड होगा थोड़ी ना, वहाँ पे जहाँ हॉट होता है उस क्लाइमेट में पसीना बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसके लिए चाहिए? जो वाटर में रह रहा है उसके लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए। लॉन्ग ईयर्स क्यों चाहिए? जहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान समझ में आ रहा है, जो डिजर्ट है उस जगह पे लॉन्ग हेयर्स, लॉन्ग ईयर्स होनी चाहिए। पर ब्लैबर ब्लबर जो है वो, अगर हम पेंगुइन्स की बात करें तो इन सब के बॉडी में होता है, तो ये कोल्ड क्लाइमेट के लिए स्पेशली अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज अडेप्टेशंस डज अ कैमल हैव फॉर लिविंग इन डिजर्ट? लिविंग इन डिजर्ट, कैमल अगर डिजर्ट में रह रहा है तो इसके लिए कौन सा एडेप्टेशन सही है? ड्रिंक्स एंड स्टोर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम, ये तो इसने का ये जो हमारा कैमल है वो करता ही है, बहुत ज़्यादा पानी पी लेगा लार्ज क्वांटिटी में, और स्टोर भी कर लेता है। वेरी लिटिल स्वीटिंग, बहुत कम पसीना निकलता है, ये भी इसका एडेप्टेशन है। लार्ज सोल ऑन फीट, बड़े बड़े सोल होते हैं इसके इसके पैर में, इसके पैर पे जो सोल होते हैं वो बड़े होते हैं ताकि वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो सैंड के अंदर धंस नहीं जाए, इस वजह से ये बड़े बड़े सोल्स इसके फीट में होते हैं। तो ये सारा का सारा जो भी अडेप्टेशंस है वो एक कैमल डिजर्व करता है, ठीक है, कैमल के अंदर है, तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पोल्स? अच्छा, पोल पे क्या सही है? तो पोल पे हम लोगों को पता था 6 मंथ, यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पोल? डी ऑप्शन देखो, 6 मंथ डे विथ 6 महीने की दिन होती है, विथ द सन जस्ट अबव द हॉराइजन। हॉराइजन, हॉराइजन वो जगह होता है ना, जब भी कहीं फील्ड में जाओ बहुत दूर तक कुछ भी कोई भी पेड़ पौधा नहीं है और बहुत दूर तक देखो तो ऐसा तुमको सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होगा कि जो लैंड है, मतलब जो हमारा धरती है और आकाश है, दोनों एक पॉइंट पे मिल रहा है, और वो जो मिलने वाला पॉइंट होगा उस पॉइंट को ही हम हॉराइजन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि जो सन है वो जस्ट हॉराइजन के पास है। सन कहाँ पे है? लग रहा होगा कि पास में ही है, अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ सन के पास हम पहुँच जाएंगे, ऐसा फील होगा। हॉराइजन उस पॉइंट को कहते हैं। और 6 मंथ का नाइट भी होता है। तो जो सन उगता है, ऐसा नहीं है कि सन दिखाई नहीं देगा, दिखाई देता है, पर वो हॉराइजन पे होता है। इतना ज़्यादा स्लाइटली रेज पड़ता है, तिरछी रेज पड़ती है कि बहुत ही कम उसका जो हीट एनर्जी है वो आ पाता है, ठीक है। तो ऊपर में 12 आवर डे 12 आवर नाइट ऐसा नहीं है, 18 आवर डे ये भी नहीं है। 6 मंथ डे विद दी
सन हाई अप ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सन ऊपर में रहेगा तो 6 मंथ का डे और नाइट हो ही नहीं सकता। तो डे एंड नाइट 6 मंथ का तो होता है, पर जो सन है वो हॉराइजन पे होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कैमोफ्लेजिंग इज एन एडेप्टेशन इज फाउंड इन। कैमोफ्लेजिंग कौन सा एडेप्टेशन किस में पाया जाता है? तो देखो, हॉट क्लाइमेट में कैमोफ्लेजिंग करेगा, छिप जाएगा, या फिर अपने प्रीडेटर से बचने के लिए या कोई एनिमल से बचने के लिए जो उसको खा सकता है, प्रे से बचने के लिए एक्चुअली अपने बॉडी में वो कैमोफ्लेजिंग कर लेता है। जैसे अ, उसके बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, या फिर जेब्रा के बॉडी के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स धारियाँ बनी होती है वो कैमोफ्लेजिंग के लिए ही होता है। ठीक है, तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट हो, चाहे कोल्ड क्लाइमेट हो या हॉट क्लाइमेट हो, इन सब क्लाइमेट में कैमोफ्लेजिंग कर सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर का एलिमेंट कौन सा नहीं है? देखो, एलिमेंट ऑफ वेदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये तीनों एलिमेंट है वेदर का। पर जो सन है वो एलिमेंट का वेदर नहीं है, ये सिर्फ मदद करता है। इस सन के वजह से ही टेम्परेचर है, सन के वजह से ह्यूमिडिटी है, इसी के वजह से रेनफॉल हो रहा है। तो ये मेन कॉज है, ठीक है, वेदर का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे सन आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैन द क्लाइमेट बी सेड टू बी हॉट एंड वेट। अब देखो, केरला वाला रीजन बहुत ही ज़्यादा गर्म वाला रीजन है और साथ में वहाँ पे वेट रीजन भी है। क्यों? अब यहाँ पे देखो, राजस्थान डेजर्ट वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट है पर वेट नहीं है। नागालैंड हमारा ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे ईस्ट वाले साइड के पास में मॉडरेट टेम्परेचर होता है। जम्मू एंड कश्मीर का अलग ही टेम्परेचर है, कोल्ड रीजन वहाँ पे है। ठीक है, तो केरला वाला जो रीजन है वो हॉट भी है, वेट भी है, क्योंकि वहाँ अरबियन सी भी है। हमारा जो सी है, इंडियन ओशियन भी उस साइड से मिल जाता है, मतलब ओशियंस का रीजन आ जाता है। ये कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो वेट टेम्परेचर क्लाइमेट अगर देखें तो हॉट और वेट दोनों मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन कंबशन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। देखो, कोई भी कंबशन रिएक्शन होता है तो कंबशन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कौन सा प्रोडक्ट होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 2 ओनली, 1 ओनली, 1 और 2 ओनली, नंबर कैन नॉट बी। कोई भी कंबशन रिएक्शन होगा तो एक ही प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। कंबशन अगर हो गया तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो 1 ओनली, एक ही प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का कुछ ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं क्लास में। 25th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट। देखिए, मोर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस कौन करेगा? एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस करके खुद ही रिएक्शन कर जाएगा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यही दोनों साइड से अगर हो गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें दोनों ही साइड से रिएक्शन होता है। वैसे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस दोनों ही रिएक्शन करेगा, तब जाके न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है, साथ में वाटर भी निकल जाता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, इसको बस लर्न कर लो। 27 नंबर, एन ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ। देखिए, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा और अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो हाइड्रोजन रिमूवल होगा। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन में। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज देयर ओनली वन रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट किस में है? तो देखिए, कंबसन रिएक्शन में जलेगा तो दो रिएक्टेंट कम से कम होनी चाहिए। यहाँ जो बी ऑप्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज कर जाना, टूट जाना। ठीक है,
तो यहाँ पे वन रिएक्टेंट होगा, वो खुद ही रिएक्टेंट टूट के अलग अलग प्रोडक्ट दे देते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कम से कम 2 चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होगा, जिसमें रिएक्टेंट एक ही होगा, वो खुद ही रिएक्टेंट टूट के अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ठीक है, ए अगर ज़्यादा रिएक्टिव है बी के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे अगर ए इज मोर रिएक्टिव देन बी तो क्या होगा, ए विल रिप्रेस बी फ्रॉम फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ बी। ठीक है, तो ए मोर रिएक्टिव है तो बी को रिप्लेस कर देगा और वो सॉल्ट बना लेगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस इज अ केमिकल चेंज। देखिए केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन है, कौन सा है इसमें, अ सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। सही है, कोई भी केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी का सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस इज एन इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। देखो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, जिसमें उसका जो मॉलिक्यूल्स है या उसका जो इंटरनल कुछ भी चेंजिंग नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन अगर रस्टिंग ऑफ आयरन देखे तो ये तो केमिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है पर वो रिवर्सेबल है। वाटर जैसे ही फ्रीज हुआ तो फ्रीज होने के बाद वाटर मेल्ट भी होगा तो ये रिवर्सेबल होगा। और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये तो केमिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूट जाना। अब बताओ ग्लास अगर टूट गया तो ग्लास का जो छोटा सा टुकड़ा होगा उसका वो क्या होगा, वो भी ग्लास ही रहेगा। मतलब ग्लास तो था पहले भी, अभी भी ग्लास का टुकड़ा ही है, पर हम उसको फिर से जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब फिजिकल चेंज तो है ही पर वो इरिवर्सिबल चेंज हो गया, रिवर्सिबल नहीं है। इसी तरह से टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फट जाना, फट जाना मतलब क्या, अब ये रिवर्सेबल चेंज तो हो नहीं सकता है कि फिर से हम जोड़ के वैसा बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। पर कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज हमारा आंसर डी। 32 नंबर है, एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स इन अ केमिकल रिएक्शन शोज, सॉरी एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। अब देखो अगर एरो किसी रिएक्शन में डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग गया तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन को दिखा रहा होगा, और अगर वही एरो ऊपर की तरफ रखेगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो किसी गैस के इवॉल्व होने को दिखाएगा। तो अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऊपर की तरफ एरो होगा, अगर कोई नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है किसी रिएक्शन में इसका मतलब प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बी आंसर। A chemical reaction in which heat is given out is called, केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, अगर हीट निकल रहा है तो एक्जोथर्मिक, अगर किसी रिएक्शन को हम करवाने के लिए हीट दे रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे हीट गिवन आउट मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एंडो नहीं होगा एक्जो होगा। एक्जो मीन्स हीट निकल रहा है, और अगर हीट दे के हम किसी रिएक्शन को करवा रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक होगा। 34 क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आंसर याद कर लो बस, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। लाइम जूस विल टर्न, लाइम जूस एसिड है, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, सिंपल है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। सोडियम क्लोराइड विल टर्न, सोडियम क्लोराइड क्या कर सकता है, सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी एक NaCl क्या है, सॉल्ट है, तो जब ये सॉल्ट है तो ये ना एसिड है ना बेस है, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, नन ऑफ दी अबव। एसिड है सॉल्ट टेस्ट सही है, खट्टा टेस्ट होता है, सोल्यूबल इन वाटर सही है, पानी में घुल सकता है, कोहेसिव इन नेचर, हाँ हाथ में जलन हो जाएगा, कोहेसिव नेचर का है, और प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, डी ऑप्शन। अल्कलीज आर हैव सॉर टेस्ट सही है, टर्न ब्लू लिटमस रेड ये भी सही है, सोल्यूबल इन वाटर क्या वो सही है। देखिए यहाँ पे हमारा एसिड था और उसका जस्ट अपोजिट अल्कलीज है, बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉर टेस्ट इसका नहीं है, ये करवा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा। सोल्यूबल इन वाटर, हाँ पानी में घुल सकता है, हैव ऑल द प्रॉपर्टीज नहीं, ये पानी में क्या कर सकता है, घुल सकता है।
ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा किसका, अल्कलीज का। 39 क्वेश्चन, which of the following is not an acid base indicator। अब देखिए एसिड बेस इंडिकेटर जो पता कर सकता है एसिड कौन सा सब्सटेंस है कौन सा बेस है, ब्लू लिटमस करता ही है, मिथाइल ऑरेंज करता है, फिनोल पैथालिन ये भी करता है, पर डाइजिन डाइजिन एक तरह का एंटासिड है, एंटेसिड है, ठीक है, जो एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। डाइजिन का टैबलेट आता है, लोग खाते हैं। तो किसी के अगर स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है या उसके बॉडी में एसिड का प्रॉब्लम है तो डाइजिन दिया जाता है, ये एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें देखो एसिटिक एसिड मिनरल एसिड नहीं है, ये हमारा एसिटिक एसिड या हो गया या सैट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड। सैट्रिक तो आपको खट्टे चीज़ों में मिलता है, टार्टरिक इमली के अंदर मिल जाएगा, एसिटिक एसिड भी हमारा यही ऑर्गेनिक एसिड है, पर नाइट्रिक एसिड एक मिनरल एसिड है, ये सबसे ज़्यादा इस चारों में हार्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन सा इसमें बेस नहीं है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जिसमें हाइड्रोक्साइड है वो सब बेस है, पर कॉपर कार्बोनेट बेस नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी। Which of these metals cannot be used to prepare hydrogen by the action of acid। हाइड्रोजन बनने के लिए कौन एसिड के रिएक्शन से हम जो हाइड्रोजन बनाते हैं वो कौन सा मेटल नहीं है। देखिए सोडियम बहुत ज़्यादा बनाता है, आयरन भी रिएक्शन करता है, कैल्शियम से बना लेते हैं, पर जो कॉपर है वो कॉपर से इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन प्रिपेयर नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कॉपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन टेक्स प्लेस। कंडक्शन तीन मेथड है हीट के ट्रांसफर का, जिसमें कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और अपने एनर्जी को, अपने काइनेटिक एनर्जी को अगले मॉलिक्यूल्स, पास वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या होगा, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड ओनली, ठीक है। और गैस के अंदर हमारा या लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन के लिए तो कोई मीडियम ही नहीं चाहिए, ठीक है। 44 क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डू द मॉलिक्यूल ट्रेवल फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड पोर्शन। तो देखिए हॉट से अगर कोल्ड पोर्शन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो कंडक्शन कन्वेक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रेवल फ्रॉम, तो जैसे ही मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरे जगह जाना ये कन्वेक्शन के अंदर होता है। कंडक्शन में एक ही पॉइंट पे रहेगा पर वो वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्शन। 45 नंबर क्वेश्चन, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ मटेरियल डैट। अब देखो हैंडल अगर किसी कुकिंग मटेरियल का बना रहे हो, यूटेंसिल्स का बना रहे हो, तो चाहिए कि वो गर्म नहीं हो, तो वैसे मटेरियल को बनाओ जो कि हीट का कंडक्टर नहीं है, डज नॉट कंडक्ट हीट वेल। अगर हीट को कंडक्ट कर देगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, तो फिर हम उसको उतार नहीं सकते हैं उस यूटेंसिल्स को, मतलब चूल्हे पर से। 46 नंबर क्वेश्चन है, कन्वेक्शन अकर्स इन। कन्वेक्शन किस में होता है, दोनों में, लिक्विड और गैस दोनों में कन्वेक्शन होगा। जैसे ही मॉलिक्यूल गर्म हुआ वो उड़ के चला जाएगा या फिर वो ऊपर की तरफ हल्का होकर उठेगा, फिर नीचे में जो हैवी मॉलिक्यूल्स है वो खुद गर्म होगा, और इस तरह से कन्वेक्शन का प्रोसेस चलता है। सी एंड लैंड ब्रिजेस कैसे होता है, तो ये भी कन्वेक्शन करंट के कारण होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कन्वेक्शन यही आंसर हो जाएगा। बाकी कंडक्शन रेडिएशन ये दोनों आंसर होगा ही नहीं, सिर्फ कन्वेक्शन ऑफ एयर की वजह से होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अ थर्मस फ्लश प्रिवेंट लॉस और गेन ऑफ हीट बाय। देखिए थर्मस जो होगा वो न तो कंडक्शन करेगा, न कन्वेक्शन करेगा, न रेडिएशन, क्योंकि थर्मस के अंदर जो हीट है चाहे वो गर्म हो पानी तो वो गर्म ही रहेगा, ठंडा हो पानी तो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि न हीट को वो आने देता है न हीट को जाने देता है, और किसी भी मेथड से नहीं जाने देगा, न तो उसमें कंडक्शन होगा न कन्वेक्शन न रेडिएशन, मतलब ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। लॉस से बचा लेता है, ठीक है, थर्मस फ्लश प्रिवेंट करता है। 49 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से इस चारों में देखो अल्कोहल बेस्ट कंडक्टर नहीं है, नाइट्रोजन ये तो गैस है ये भी बेस्ट नहीं है, वाटर भी नहीं, आयरन को देखो तो बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि ये अगर आयरन के एक साइड को अगर गर्म कर दोगे तो दूसरा बहुत जल्दी हो जाएगा,
या फिर हीट का ट्रांसफ़र अगर हम देखें तो आयरन के ऑब्जेक्ट में बहुत फास्ट होगा। इस चारों में आयरन हमारा आंसर होगा। विच ऑफ दिस इज द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट? इस चारों में देखो इंसुलेटर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इंसुलेटर, एक तो आयरन तो हट गया क्योंकि ये कंडक्टर है, वाटर भी कंडक्टर है पर उतना अच्छा नहीं, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, पर वाटर भी गर्म हो जाता है तो कंडक्ट कर देगा हीट को। अल्कोहल भी लिक्विड है तो वो भी कंडक्ट करेगा, पर नाइट्रोजन लिक्विड नहीं, ये गैस है, तो गैस लिक्विड के कंपैरिजन में और भी कम इंसुलेटर है, तो गैस हमारा नाइट्रोजन यहाँ ऑप्शन है, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन था लास्ट। थैंक यू। नेक्स्ट सेगमेंट आपको कल मिल जाएगा या नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।